मुझे आज भी याद है मैंने इंक घोटी है, घोट के रोलर पे लगाई है और मैं कुछ 12-13 साल का था तब। मैं एक अच्छी खासी जॉब कर रहा था, अच्छे खासे पैसे मिलते थे, 70-75 लाख की तनख्वाह थी। उस टाइम पे ये डिसीज़न लेना कि भैया मैं ये छोड़ दूँगा नौकरी और ये कुछ करूँगा जहाँ मुझे नहीं पता कि कुछ बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, सैलरी भी आएगी, नहीं आ पाएगी। वाज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट डिसीजन। मेरी और गज़ल की जो मेरी वाइफ़ है, हमारी 2011 में शादी हुई थी और 2014 में जो है हमारा पहला बेबी हुआ, अगस्त्य केम इनटू आवर लाइव्स। हम लोग पहले जितने केयर फ्री होते थे, वो ये इतनी छोटी सी प्यारी सी चीज़ को देख के जो है हमें सडनली डर लगना शुरू हो गया। बहुत सारे प्रोडक्ट्स में, स्पेशली इंडिया में जो है, काफ़ी ऐसे पदार्थ डाले जाते हैं, इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं जो बच्चों की हेल्थ के लिए और हमारी भी ह्यूमन हेल्थ के लिए जो है काफ़ी हार्मफुल हो सकते हैं। कुछ ऐसी कंपनीज भी थी जो यहाँ पे ब्रांड बेच रही थी, बट अमेरिका में उनके ऊपर जो है केस चल रहे थे इन्हीं कैंसर वगैरह की वजह से। हम भी डर गए थे, हमें लगा कि यार ये तो नहीं हम अपने बच्चे के पे लगा पाएंगे। यहाँ से शुरुआत हुई मामाअर्थ के आइडिया की। 8-8 घंटे जाके रिसेप्शन बैठा हूँ मैं और उसके बाद उन्होंने वापस भेज दिया कि आज है नहीं साहब। ये वो वाला टाइम था जब आपको अपना बिजनेस बनाने के लिए हम लोग 16 घंटे, 18 घंटे, कई बार 22-22 घंटे भी दिन में काम करते थे। हमने 6 साल में मामाअर्थ को 1000 करोड़ का ब्रांड बना दिया है। बहुत लोग हमारा मजाक उड़ाते थे कि यार तुम कैसे इतने बड़े बड़े ब्रांड से टक्कर ले लोगे, तुम हो ही क्या। कोई आपको जो है सीरियसली नहीं लेता शुरू में, क्योंकि आपका बिजनेस तो है नहीं अभी, आप तो बनाना चाहते हो। मामाअर्थ की जो सक्सेस है उसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है, तो ये तो हो गई मामाअर्थ की कहानी। बट आपकी कहानी का क्या? आप कैसे ऐसा बिजनेस शुरू कर सकते हैं जिससे आप भी छा जाएं? तो मुझे आज भी याद है 2007 की बात है और मैं पटना स्टेशन पे जो है अपना काले रंग का सूट, लाल रंग की टाई पहन के जो है एक ऐसे ब्राउन कलर का मेरे पापा का ही ब्रीफकेस टाइप था, तो उसमें अपना लैपटॉप रखा हुआ उतरा। और मेरी पहली इंटर्नशिप थी, आप पहली पेड नौकरी बोल सकते हैं। 15,000 रुपये महीना पहली बार मिलने वाला था कुछ काम करने के लिए, और ऐसी इंडस्ट्री में जिस इंडस्ट्री को मैं बहुत चाहता था और उसी इंडस्ट्री के बारे में सीखना चाहता था, एफएमसीजी, कंज्यूमर प्रोडक्ट और ब्रांड की जो इंडस्ट्री होती है, उसमें मेरी इंटर्नशिप लगी थी। एक भारत की सबसे बड़ी टूथपेस्ट और मंजन की कंपनी में लगी थी और मैं अपना उतरा और वहाँ से जो है नागार्जुना पार्क करके जगह है, वहाँ पे उनका ऑफिस था, तो वहाँ पे ऑफिस में गया और जो मेरे मैनेजर थे जिनको मुझे रिपोर्ट करना था उनके पास पहुंचा और मैंने अपना ब्रीफकेस वगैरह रखा उनकी सीट पे और मैंने कहा सर आ गया मैं, बताइए क्या काम करना है। तो उन्होंने कहा वेलकम वरुण, वेलकम। काम करने से पहले हम तुम्हें एक जो है पहला लेसन देना चाहेंगे। मैंने कहा वाह, पहले दिन ही लर्निंग शुरू हो गई लाइफ में, ये तो बहुत ही बढ़िया निकला। तो उनका उसके लिए हमें बाहर चलना पड़ेगा। तो मैंने कहा चलिए सर, हम तो जाने ही आए हैं, जहाँ हम बोलेंगे वहाँ जाएंगे। तो अपना बाहर निकले, उन्होंने ऑटो बुलाई और हम ऑटो में बैठे और मेरे को वो स्टेशन पे ले गए। तो मैंने कहा यार ये क्या हो गया मतलब कहीं वापस चढ़ा के बोले बेटा हो गया तुम्हारा, क्या गलत कर दिया मैंने मतलब मैं सोचना शुरू हो गया क्या क्या गलती की मैंने, जाके नमस्ते नहीं बोला या मतलब कुछ कुछ तो गलत किया होगा मैंने कि मुझे वापस स्टेशन पे ले आए भाई साहब। तो पर उन्होंने जो है मुझे स्टेशन के अंदर जाने की जगह बाहर, जहाँ वो फड़ी लगी होती है, जहाँ बहुत सारे लोग बैठ के चीज़ें बेच रहे होते हैं, वहाँ ले गए। और वहाँ पे ले जाके उन्होंने जो है बोला कि देखो ये सफ़ेद टी-शर्ट दिख रहा है बहुत सारा। मैंने कहा हाँ जी दिख रहा है। अरे ये 3-4 सफ़ेद टी-शर्ट खरीद लो। तो मैंने कहा ये ऐसा क्यों सर? कह रहा बेटा ऐसा बाबू बन के जाओगे ना तो जहानाबाद क्रॉस करते हुए उठाए लिए जाओगे। तो थोड़ा-सा अगर तुम्हें ग्राउंड पे जाके रिसर्च करना है तो थोड़ा रेगुलर कपड़ा पहनो, यार टाई पहन के, कोट पहन के रिसर्च नहीं हो पाएगी। फिर मैंने खरीदा, वो मुझे अभी भी याद है, सफ़ेद टी-शर्ट था और ऐसा समुद्र का सीन बना हुआ था, इतना बड़ा-बड़ा लिखा था गोवा, राइट? तो वो टी-शर्ट फिर पहन के जो है मैं घूमा, 14 डिस्ट्रिक्ट 1.5 महीने में मैंने कवर किए बिहार के। एक-एक अ,
छोटी दुकान कंज्यूमर्स को जाके मिला। मेरा प्रोजेक्ट था मंजन पे, लाल मंजन पे रिसर्च करना, बिकॉज़ वो कंपनी लाल दंत मंजन में वीक थी। तो हमें फिगर आउट करना था कि कंज्यूमर्स से समझ के कि कैसे लोग लाल दंत मंजन खरीदते हैं, यूज़ करते हैं एटसेट्रा। पर वो एक ऐसा पीरियड था जिसने मुझे सिखाया कि व्हाइल बाहर से कोई बिज़नेस 700 हज़ार करोड़ का दिखेगा, पर वो बनता एक-एक कंज्यूमर के एक-एक परचेज़ से है। जब वो कंज्यूमर जाके ₹5 ₹10 का ये दंत मंजन खरीदता है, वो क्यों खरीदता है आपका प्रोडक्ट किसी और के प्रोडक्ट के ऊपर? क्यों पैसे देता है उस प्रोडक्ट के लिए? वैसी लाखों ट्रांज़ैक्शन जो हैं, वो बनाती है 100 करोड़ का, 700 करोड़ का बिज़नेस। और आज भी हमारी मामाअर्थ की जो सक्सेस है, उसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है, वो यही है कि हमको कंज़्यूमर समझ में आते हैं। हमको ये समझ आता है कि कंज़्यूमर को क्या चाहिए। हमें ये समझ आता है कि क्योंकि वो घर पे कांदे का जूस निकाल के अपने बालों में लगाते हैं हेयर फॉल कंट्रोल के लिए, तो अगर हम यही चीज़ उनको बना के प्रोडक्ट्स में दें, तो वो लोग वो खरीदना चाहेंगे, बिकॉज़ वो कन्वीनियंस को वैल्यू करते हैं। वो उपटन लगाते हैं अपने चेहरे पे खूबसूरती के लिए, तो उनको अगर हम उसी के प्रोडक्ट्स बना के दें जिसमें हज़ारों सालों से हमारा विश्वास है, तो वो उसे खरीदेंगे। और इसी बेस पे हमने 6 साल में मामाअर्थ को 1000 करोड़ का ब्रांड बना दिया है भारत देश में, है ना? आप लोगों के लव की वजह से। नमस्कार, मेरा नाम वरुण अलग है और मैं होनासा कंज्यूमर, जो कि मामाअर्थ, डर्माको, एक्वालॉजिका, ये सब ब्यूटी एंड पर्सनल केयर ब्रांड्स की कंपनी है, उसका को-फाउंडर और सीईओ हूँ। तो जैसे कि मैंने कहा कि हर चीज़ जो है एक छोटे से लेवल से शुरू होती है ना? वैसे ही आज मैं आपको बताऊँगा कि कैसे मामाअर्थ की जर्नी हमारी जो है एक छोटे से एक्ट से शुरू हुई, और हम यहाँ कैसे पहुँचे। और मेरा ये मानना है कि भारत की हर एक गली, हर एक नुक्कड़ पे एक एंटरप्रेन्योर बसता है, जो कि बना सकता है ऐसे ही 1000 करोड़ के बिजनेस, और इसी से ही ये देश बनेगा अगले 10 साल में। और आज मैं आपको अपनी जर्नी के थ्रू थोड़ा ये शेयर करूँगा कि कैसे आप कुछ चीज़ें हमारी जर्नी से सीख सकते हैं, जिससे आप भी जो है इतने ही बड़े बिज़नेसेस बना पाएँ, है ना? अ, इसकी शुरुआत करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा मेरे बचपन में, बिकॉज़ आपको किसी भी इंसान की आज जानने के लिए उसका कल जानना बहुत ज़रूरी होता है ना? अगर आप हिस्ट्री समझेंगे, कैसे वो बड़े हुए समझेंगे, तभी आप ये समझ सकते हैं कि उनका जो है, उनके जीवन में जो चीज़ें घटी, उसकी वजह से वो कैसे आज बने, है ना? और ये आपके लिए भी बहुत वैलिड है, क्योंकि आप भी जैसे बड़े हुए, आपने जो चीज़ें देखी, है ना? और जिन चीज़ों से आपका जो है पर्सनैलिटी डेवलप हुई, है ना? वो चीज़ें बहुत ही कोर होती हैं आपकी पर्सनैलिटी और आपके काम के लिए, राइट? और वो चीज़ों को अगर आप यूज़ करें एज़ स्ट्रेंथ, है ना? तो आप जो है काफ़ी अच्छा बिज़नेस बना सकते हैं उसके बेस पे, है ना? तो एक्चुअली एज़ अ फैमिली, मैं एक लोअर मिडल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ, जहाँ पे मैंने भी देखा है कि कैसे मेरे पेरेंट्स ने हमें एक अच्छा जीवन देने के लिए, और वो लोअर मिडल क्लास से मिडल क्लास लेवल पे जाने के लिए कितना संघर्ष किया, कितनी मेहनत की, वो सब देखता हुआ बड़ा हुआ हूँ मैं। और काफ़ी 2 पैरेलल ट्रैक्स थे मेरे पेरेंट्स की जर्नी में भी। मेरे फादर जॉब करते थे, बट ऑलमोस्ट 12 साल जॉब करने के बाद जो है एक सडन डे उन्हें जॉब से निकाल दिया गया, जबकि वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे थे। और उनके दिमाग में ये था कि वो जो काम कर रहे हैं उसी में ही शायद वो ग्रो करके जो है वो वहाँ पे ही बिजनेस पार्टनर बन जाएंगे, या वो उन्हीं का बिजनेस हो जाएगा, बिकॉज उसी शिद्दत से उन्होंने अपना बिजनेस बनाया था। पर जिस दिन ये हुआ था, मतलब उनका दिल सा टूट गया, है ना? और उसके बाद उन्होंने कहा कि यार अब नौकरी नहीं करूँगा, है ना? अब अपना ही काम करूँगा, ताकि कोई मुझे निकाल ना पाए अपने काम से। तो आई थिंक मेरे दिमाग में एक वो दिन, वो जो चीज़ थी, वो काफ़ी बस गई थी कहीं पे कि ये कि अपने काम से आपको कोई निकाल नहीं सकता है, राइट? एंड हेंस व्हाइल मैंने शुरुआत जो है वो अच्छी जॉब से की, बहुत अच्छी कंपनी से सीखा, राइट? बट कहीं न कहीं मेरे दिमाग में ये था, राइट, कि मुझे फाइनली करना अपना काम है, राइट?
मुझे कुछ अपने लिए बनाना है, अपनी कंपनी बनानी है, एंड जैसे मेरे पिताजी ने अपना बिज़नेस बनाया था। तो जब उन्होंने शुरू किया था, तो मुझे क्लियरली याद है कि छोटे से एक एक कमरे, मतलब 8 बाय 8 फुट का कमरा था, जिसमें भी ऑलमोस्ट 75% जगह में एक रोलर मशीन, क्योंकि प्रिंटिंग इंक्स का काम करते थे वो, जहाँ पे हम इंक्स बनाते थे, जो हम न्यूज़पेपर्स वगैरह को या छोटे प्रिंटर्स को सप्लाई करते थे, जिससे वो छपाई करते हैं। तो वो रोलर मशीन लगी होती थी और एक टेबल था और टेबल के पीछे वो बैठते थे, आगे के दोस्त जगह थी जहाँ पे लोग आके मिलके बैठ सकते थे। और मुझे याद है आज भी कि वो मुझे जिस दिन मेरी छुट्टी होती थी, मुझे वहाँ पे लेके जाते थे। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने मुझे कभी भी अपनी चेयर पे बैठने दिया। वो मुझे जो है बोलते थे कि भैया तुम्हें काम जो है, अगर यहाँ पे भी आए हो तुम्हें काम करना पड़ेगा, एंड तुम्हें सीखना पड़ेगा कि हम क्या काम करते हैं। तो मतलब मुझे आज भी याद है, मैंने इंक घोटी है, घोट के रोलर पे लगाई है, और मैं कुछ 12-13 साल का था तब। तो आई थिंक एक सर्टेन लेवल ऑफ कि ये काम अपना जो है वो हमेशा फैंसी नहीं होता है। आपको स्लीव्स फोल्ड करके जो है हर काम करना पड़ता है अपना काम बनाने के लिए। ये चीज़ जो है एकदम उस टाइम से ही थोड़ी गुड़ गई थी। एंड मैंने फिर देखा उनको उस छोटे से कमरे से थोड़ा बड़ा कमरा और थोड़ा बड़ा कमरा बना के हमारे लिए थोड़ी-सी कंफर्टेबल लाइफ़ क्रिएट करते हुए देखा मैंने उनको। और पैरेलली एक्चुअली मेरी मदर जो हैं वो बैंक में काम करती थी एज़ अ क्लर्क, एंड वो एक टाइप का उनका रुझाव था व्हिच वाज़ वेरी सेविंग्स ओरिएंटेड, क्योंकि आप बैंक में काम करते हो, आप देखते हो सेविंग्स अकाउंट, और आप देखते हो मतलब बाकी सबके पैसे आ रहे हैं और वो कैसे बढ़ रहे हैं, तो मतलब वो एक रुझाव हो जाता है आपको उस डायरेक्शन में। तो मैं बचपन से ही उन्होंने मेरे अंदर जो है वो उस आदत को मैंने जो है उन्होंने अपनाया। मुझे याद है मैं तीसरी कक्षा में था, तब से मेरे को पॉकेट मनी मिल रही है, और मेरी मम्मा ने इंश्योर किया था कि मतलब वो पॉकेट मनी की मैनेजमेंट का कल्चर कि, और कुछ ज़्यादा नहीं, ₹1 पर डे होती थी, ₹7 पर वीक मिलती थी, मुझे अभी भी याद है। और उसको कैसे मैनेज करना है कि आप अपने एक्सपेंस मैनेज कर पाओ उतने खर्चे में, राइट? आपको ये पता हो कि अगर आपने ₹5 की फाउंटेन पेप्सी पी ली एक दिन स्कूल में, तो आपके ₹2 ही बच गए हफ्ते के। आपने जो करना है इस ₹2 में करना है। एक वो बजट मैनेजमेंट, और एक सेविंग्स, मेरी एक लोहे की बुगनी थी, चाबी होती थी उसकी, चाबी बड़ी सँभाल के रखता था मैं, राइट? और उसमें सेव करता था, ये जो सिक्के मिलते थे। पर वो एक जो सेविंग का थ्रेड था, ओवर टाइम मुझे याद है बाय द टाइम मैं 10वीं कक्षा तक पहुँचा था, तो अराउंड ₹45,000 बचा लिए थे मैंने, एफडीज़ थी मेरी ये सब सेव करते हुए। इट्स नॉट जस्ट पॉकेट मनी, पर वो जो लोग आके देते रहते हैं ना, ₹100, ₹500, कभी कोई आया, किसी की शादी, किसी का बर्थडे, है ना? वो सब भुगनियों में जाते थे, और बाद में 7वीं 8वीं कक्षा में सारे अकाउंट में जाने शुरू हो गए, एफडियाँ बननी शुरू हो गई। टू द लेवल कि पहला जो मैंने अपना लैपटॉप लिया था, है ना? वो मैंने अपने पैसों से कैश डाउन देके लिया था कि मेरे को उसका प्राइड था इतना कि यार मैंने मतलब खुद लैपटॉप लिया अपनी सेविंग से। तो आई थिंक एक वो जो चीज़ थी, वो एक सेविंग, फ्रुगैलिटी, बजट मैनेजमेंट मेरी मम्मी की वजह से जो है मेरे अंदर बना। एंड ये दोनों ही जो स्किल्स हैं, इनको मिला-जुला के मैं बोलता हूँ हसल, है ना? कि एक काम करने की और जूझने की एक सॉर्ट ऑफ इंक्लिनेशन, है ना? और दूसरी तरफ पैसे को कैसे मैनेज करना है उस काम को करने के लिए, उसकी एक जानकारी। ये दोनों चीज़ें ना बिज़नेस में बहुत ज़्यादा काम आती हैं, और आज जब हम बिज़नेस चलाते हैं और बनाते हैं, आई थिंक वो जो मेरे को बचपन में ये 2 चीज़ें समझाई गई हैं, जो सिखाई गई हैं, एंड वो मेरे अंदर घुड़ी हुई हैं, और वो काफ़ी काम आती हैं मुझे इस बिज़नेस को चलाने के लिए। तो इसलिए भैया मुझे तो लगता है कि मिडल क्लास में पैदा होना बहुत बड़ी ब्लेसिंग है ना? आपको जो वैल्यू सिस्टम मिडिल क्लास से मिलता है ना? वो वैल्यू सिस्टम जितना आपको हेल्प करता है आपके बिजनेस को रन करने में और उसको प्रॉफिटेबली चलाने में, है ना? उतना जो है, अगर आपका वैल्यू सिस्टम वो ना हो, आप एंटाइटल्ड थोड़े रेज़ हुए हों, जहाँ आपको ये स्ट्रगल ना करनी पड़ी हो बचपन में, जहाँ पे आपको वो ₹7 में ₹5 कहाँ खर्च करूँ ये ना जानना पड़ा हो, है ना? तो उस चीज़ का आप फ़ायदा नहीं उठा पाएँगे जब आप बड़े होंगे। तो अगर आप मिडल क्लास, लोअर मिडल क्लास से हैं, तो ये मत समझिए
कि आप एक्चुअली डिसएडवांटेज पे हैं, राइट? आपको एडवांटेज है, आपको ऐसी लाइफ स्किल्स मिल रही हैं, राइट, जो आगे जाके बहुत काम आएँगे आपकी। तो आई थिंक हर मिडिल क्लास के बच्चे के माँ-बाप जो हैं क्लियरली ये चाहते हैं और जानते हैं और मानते हैं, और बिल्कुल सही बात भी है, राइट, कि एजुकेशन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पाथ टू सक्सेस है, राइट? अगर आप अच्छी एजुकेशन पालें, राइट, तो आप जो है बहुत हाई चांस हो जाते हैं कि आप अच्छी जॉब कर पाएँगे, अच्छा जो है नाम कमा पाएँगे। और मेरे पिताजी भी बहुत स्ट्रांगली मानते थे। उन्होंने मुझे बहुत पहले बोला था कि यार देखो, मैं भी अपना बिज़नेस बना रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है, राइट? पर मैं कभी ये नहीं चाहता कि तुम मेरे बिज़नेस को इसलिए चूज़ करो कि तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है लाइफ़ में, राइट? तुम अपने लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन जनरेट करो, वो ऑप्शन जनरेट करके उसको एक्सपीरियंस करो, उसको एक्सपीरियंस करने के बाद भी अगर तुम बोलोगे कि नहीं, मुझे ये चुनना है, दिस इज माय चॉइस, तो देन आई विल बी हैप्पी कि तुमने चुना है इस बिजनेस को या किसी और बिजनेस को ज्वाइन करने में, और कई जगह, काफ़ी जगह मैं देखता हूँ कि थोड़ी डिफरेंट होती है पेरेंट्स की मेंटालिटी। आई थिंक मैं बहुत लकी था कि मेरे फादर की ये मेंटालिटी थी कि यार तुम्हें ज़रूरी नहीं है कि हमारा बिज़नेस जॉइन करना है, राइट? इनफैक्ट अगर जॉइन करोगे तो मैं बहुत खुश होऊँगा, बिकॉज़ मुझे पता होगा कि यार मैं किसके लिए ये बिज़नेस बना रहा हूँ, है ना? पर मैं ये चाहता हूँ कि पहले तुम बेस्ट एजुकेशन पाओ, बेस्ट अपने लिए ऑप्शन जनरेट करो, राइट? और फिर चूज़ करो इसी रास्ते को या जिस भी रास्ते को तुम चूज़ करना चाहते हो। इसलिए बहुत पहले से ही आई थिंक एजुकेशन अच्छा पाना वाज़ वेरी क्रिटिकल फॉर मी। पर मेरे मेरे पेरेंट्स ने कभी ये नहीं बोला कि नहीं, तुम्हें हमेशा फर्स्ट ही आना है क्लास में। उन्होंने ये बोला कि, और मुझे याद है मेरे पिताजी एक एग्जांपल देते थे, वो कहते थे यार देखो, जैसे मैराथन होती है ना, राइट, जो लंबी दौड़ होती है, राइट, लंबी दौड़ में जो धावक होते हैं, जिन्होंने जीतना होता है, वो एक टॉप ग्रुप के साथ-साथ भागते रहते हैं, कि यार पहले 8 से 10 लोगों के बीच में आराम से भागते हैं, बिकॉज़ उन्हें पता है कि उन्हें लास्ट लैप के लिए, जब उन्हें लंबी तेज़ दौड़ लगानी है, थोड़ी एनर्जी कंज़र्व करके रखनी पड़ेगी, है ना? तो ये कहीं पे मेरा जो है वो फिट हो गई थी चीज़, तो आई डोंट थिंक मैं कभी फर्स्ट आया। इनफैक्ट अभी कुछ दिन पहले मेरे कॉलेज ने मुझे बुलाया था एज़ द बेस्ट एलुमनाई ऑफ द ईयर अवार्ड देने के लिए। प्रॉब्ली पहली बार मैं स्टेज में चढ़ा था अपने कॉलेज या स्कूल में, राइट? और मैं जाके उधर बोला भी कि 35 साल का हो गया हूँ, अभी तक जो है स्टेज पे नहीं चढ़ा था, राइट? अब जाके स्टेज पे पहली बार चढ़ा हूँ, तो कोई खराब बात नहीं है अगर आप बचपन में स्टेज में नहीं चढ़े हो, राइट? मौके आएँगे, राइट? और ऐसे मौके आएँगे एकदम से कि मतलब आप सीधा फर्स्ट आ जाओगे रादर देन बार-बार फर्स्ट आने की जगह, राइट? तो आई थिंक वो जो था, एक था कि मतलब आगे रहना है, बट उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें भी करनी है, तो कहीं पे डिबेट भी करनी है, कभी ये बोलना भी है, और ऐसे थोड़ा ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप करना चाहिए, जैसी अप्रोच थी उनकी। तो वो उसकी वजह से मैं हमेशा टॉप 5, टॉप 10 में जो है अपनी क्लास वास में रहा। पर उसके बाद मुझे था कि यार मेरे को जो है एक बेहतर और एजुकेशन चाहिए, एंड मतलब इंडिया में स्टैंडर्ड गुड एजुकेशन जो है वो है इंजीनियरिंग, एमबीए। यही एटलीस्ट 15 साल पहले तक, 20 साल पहले तक जो है चंद था। अब तो बहुत ज़्यादा अच्छे एवेन्यूज़ आ गए हैं जहाँ आप डिफरेंट टाइप्स की एजुकेशन करके एक सक्सेसफुल करियर बना सकते हैं। बट उस टाइम पे ये वाला या डॉक्टर, ये बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट थे इन स्पेशली इन द मिडिल क्लास सॉर्ट ऑफ हाउसहोल्ड्स। तो वो उस डायरेक्शन में मैंने काम करना शुरू किया, एंड आईआईटी बनाने की तैयारी शुरू की, राइट? अब मुझे अभी याद है 2 महीना मैं जो है, बिकॉज़ काफ़ी 11वीं जो है ऐसी थोड़ी मतलब फन में निकाल दी, है, तो बाय द टाइम 12वीं आई तो पता चला भैया अब 1 ही साल रह गया है और पेपर के लिए तैयारी करनी है। तो सब जॉइन किया, जो क्रैश कोर्स किया, और एक जगह जो है फिर एक मुझे बहुत अच्छे टीचर मिल गए, तो वो दिल्ली में जो है यहाँ सराय काले खां के आस-पास रहते थे। तो उनके घर की छत पे ही एक कमरा ले लिया मैंने तो 3 महीने के लिए, है ना? क्योंकि वो पढ़ाते थे, उनके नीचे भी थे एक और टीचर, वो पढ़ाते थे, और केमिस्ट्री के टीचर जो हैं वो 3 दूर घर रहते थे, वहाँ पढ़ाते थे, है ना? तो मैंने कहा भैया यहाँ तपस्या करनी पड़ेगी, बिकॉज़ तपस्या करे बिना जो है लाइफ में कभी कुछ मिलता नहीं है ना? वो आप किस पीरियड में करो, आपकी तपस्या वो मैटर कर सकता है, डिफरेंट हो सकती है लोगों के लिए, है ना? बट तपस्या तो कभी ना कभी करनी पड़ती है। तो वो 3 महीने मैंने कहा अभी तपस्या करेंगे, 16 घंटे दिन के पढ़ाई की मैंने, और आईआईटी नहीं बना, बट दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग
निकल गया। तो दिल्ली कॉलेज में इंजीनियरिंग ज्वाइन कर लिया मैंने, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। एंड अपना दूसरे तीसरे साल में ही जो है मुझे समझ आ गया कि भैया ये मोटर और ये जो है टरबाइन, ये मेरे इंटरेस्ट की नहीं है। क्योंकि उस टाइम पे काफ़ी फेस्ट्स वगैरह होते थे कॉलेज में, जैसे अपना बिजनेस फेस्ट होता है और कल्चरल फेस्ट होते हैं। तो इस फेस्टिवल्स में जब मैंने काम करना शुरू किया और मैं पार्ट बना, और मैं बहुत ही जल्दी जो है स्पॉन्सरशिप कमेटी का अपनी हेड बन गया, और वहाँ से जो है स्पॉन्सरशिप्स वगैरह लानी शुरू की मैंने। उसमें जाके आपको पिच करना होता है फेस्टिवल को, डिफरेंट क्लाइंट्स को और कस्टमर्स को और एडवर्टाइजर्स को, और उनसे जो है पैसे लाने होते हैं ताकि फेस्टिवल फंड हो पाए। तो आई थिंक वो करके मुझे लगा कि यार ये इंटरेस्टिंग लगता है मुझे। और वो अंदर का जो थोड़ा सा छोटा सा बिजनेसमैन था वो भी जाग रहा था। तो सेल्स एंड मार्केटिंग में मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आता हुआ दिख रहा था। तो वहाँ पे वो इंटरेस्ट आता दिख रहा था और यहाँ टरबाइनों में इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। तो मुझे लगा था नेचुरल प्रोग्रेशन, जो कि एनीवेज इंजीनियर्स का फेवरेट करियर ऑप्शन है, वो एमबीए करना चाहिए। मुझे ऐसा लगा कि वो मेरे को उस डायरेक्शन में ले जा पाएगा जहाँ मैं ये सेल्स मार्केटिंग और बिजनेस वगैरह सीख सकूँ अच्छे से। तो तीसरी थर्ड ईयर में मैंने तैयारी शुरू की एमबीए की। एंड अगेन आईआईएम लिखा, एक्सएलआरआई लिखा, एफएमएस लिखा। तो मतलब इन लाइन विद माय कैरेक्टर आईआईएम नहीं निकला, राइट, एक्सएलआरआई निकल गया। तो पर अगेन बहुत अच्छा कॉलेज था, एंड आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट 2 years ऑफ माय लाइफ। एंड ब्यूटीफुल एजुकेशन सिस्टम, ब्यूटीफुल कैंपस, काफ़ी चीज़ें सीखी। पहली बार हॉस्टल में रहा, अपने कपड़े धोने से लेके जो है कैसे कई बार खुद खाना बनाना पड़ता है, सब कुछ सीखा। और साथ में जो है लोगों के साथ कैसे काम करते हैं और कैसे ग्रुप्स में काम करते हैं, ये सब सीखा। तो बहुत ही अच्छी एजुकेशन थी। आई थिंक एमबीए की डिग्री पढ़ाई से ज़्यादा काम कैसे करते हैं ये चीज़ सिखाती है, ताकि आप आगे जाके कॉर्पोरेट में कैसे काम कर पाएँ। मतलब एक बड़ी नई चीज़ होती है कि आपको 10 घंटे नौकरी में जो इकट्ठा काम करना होता है। और एमबीए की क्लासेस जो हैं आपकी 8 से 10 घंटे कंटिन्यूअसली चलती हैं। तो वो इसीलिए चलती हैं आपको ये बताने के लिए कि भैया आगे जाके यही 8-10 घंटे रेगुलर कंटिन्यूअसली काम करना है, तो आपको वो आदत होनी चाहिए। छोटी-छोटी चीज़ें जो वो डिग्री सिखाती है। तो वो डिग्री करके मैंने फर्स्ट अपनी जॉब वहाँ से पाई। इसी टाइम पे ही मेरी इंटर्नशिप लगी थी जिसके बारे में मैंने बात किया, जहाँ मैं बिहार गया था। तो वो बहुत ही क्लियर था मैं एमबीए में कि मुझे एफएमसीजी इंडस्ट्री में ही काम करना है, सेल्स एंड मार्केटिंग में ही काम करना है। तो उसमें सबसे बेहतर जो कंपनी थी इंडिया की वो हिंदुस्तान लीवर है, राइट। तो मैंने वहाँ से जो है बहुत बहुत ज़ोर लगाया, बहुत मेहनत की कि मेरे को जो है उस कंपनी में जॉब मिल पाए। बिकॉज़ मुझे याद है जो समर इंटर्नशिप प्रोसेस होता है उसमें मेरे को उन्होंने शॉर्टलिस्ट भी नहीं किया था, है ना। तो मेरे को लगा यार मतलब ये तो मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि ये मुझे चूज़ करें। बट थैंकफुली वो सब मेहनत जो है वो काम आई। मैं पहला बच्चा था जो प्लेस हुआ था अपने कॉलेज से, और हिंदुस्तान लीवर में मेरी जो है जॉब लग गई थी। एंड वो बहुत ही बड़ा दिन था मेरे लिए, बिकॉज़ जिस कंपनी में आप चाहते थे आपकी उसी कंपनी में अगर जॉब लग जाए, जहाँ से आपको लगता है कि इट इज़ नॉट ओनली अ जॉब बट आप एक करियर बना पाएँगे, क्योंकि आप सही फाउंडेशन और नींव बना पाएँगे अपने करियर के लिए। और वैसा ही हुआ। हमने जब शुरू की मैंने अपनी इंटर्नशिप, तो 1 साल की बहुत ही अच्छी मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम है उनका, जिसमें वो हर एक फंक्शन के बारे में आपको सिखाते हैं, है ना। मतलब उस प्रोग्राम में मैं लंदन भी गया ग्लोबल मार्केटिंग सीखने, है ना। और 1 महीना जो है एक शक्ति अम्मा के घर 80 किलोमीटर दूर, लखनऊ से दूर, उनकी जो है उनके मिट्टी के घर में रहा 1 महीना, राइट, सीखने के लिए कि गाँव में लोग कैसे काम करते हैं, कैसे चीज़ें खरीदते हैं, कैसे खाते हैं। उन्हीं के घर का बना खाना खाया, हैंडपंप पे नहाया, राइट। तो ये भी पार्ट ऑफ दैट ट्रेनिंग था। काफ़ी ग्राइंडिंग एक्सपोज़र होता है, बिकॉज़ फाइनली कंज्यूमर प्रोडक्ट कंपनीज़ जो हैं वो हर टाइप के कंज्यूमर को सेल करती हैं। तो आपको ये समझ आना चाहिए कि ग्लोबल कंज्यूमर कैसे सोचता है और एक जो कंज्यूमर है जो गाँव में रहता है वो कैसे सोचता है। तो आई थिंक वो सब समझा। उसके बाद पहली जॉब लगी ट्रेनिंग के बाद, वो दिल्ली सेल्स एरिया संभाला मैंने उनके लिए, और वो भी एक अमेजिंग एक्सपीरियंस था। बिकॉज़ पहली बार मैं 23 साल का था उस टाइम, और सडनली 30 लोग जो हैं मेरी टीम में थे जो मुझे रिपोर्ट करते थे, और उनकी एवरेज एज जो है 35 से 40 साल थी। तो मैं काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ था वो जॉब जॉइन करने के बाद कि यार मतलब
आपको ऐसा क्यों लगता है कि एक 23 साल का बच्चा जो है वो ये 35 से 40 साल के लिए लोग हैं जिनको इतना एक्सपीरियंस है, उनको मैनेज कर पाएगा? तो बट आई थिंक ओवर टाइम मुझे समझ आ गया कि कंपनी को पता है कि उन लोगों की एक सर्टेन स्किल है और हमारी एक सर्टेन स्किल थी जो कि डेटा ओरिएंटेशन में थी, देख पाना नंबर्स को और उसके बेस पे बता पाना कि यार अच्छा ये मार्केट शेयर मूवमेंट इस एरिया में ऐसा हो रहा है, मुझे लग रहा है तुम्हारे यहाँ पे ये चीज़ की अपॉर्चुनिटी है, व्हाई डोंट यू फोकस ऑन एग्जीक्यूटिंग दिस, या फिर प्रॉब्लम समझना मार्केट में जाके कि अच्छा आपके यहाँ ये प्रॉब्लम आ रही है, ये कैसे सॉल्व कर सकते हैं, या फिर लोगों को एक अलग तरीके से समझ पाना और देख पाना और उनके करियर्स को जो है मैनेज कर पाना, वो एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो आई थिंक वो जो 3 साल थे मेरी लाइफ में, आई थिंक मैंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैनेजरियल लेसन्स सीखे जो आज भी मुझे इस कंपनी को रन करने में काफ़ी काम आते हैं। बिकॉज़ जब आप मैनेज कर रहे होते हो आपको लोगों को लोगों की तरह समझना पड़ता है एंड आपको समझना पड़ता है कि यार उनको क्या मोटिवेशन ड्राइव करती है। एक इंसान की मोटिवेशन हो सकता है करियर ग्रोथ एंड उनको चाहिए कि वो लॉन्ग टर्म करियर में ग्रो करें, प्रमोशन लें एटसेट्रा। उल्टा दूसरा सेम टीम मेंबर की मोटिवेशन हो सकती है उस महीने का इंसेंटिव, एंड क्योंकि उनको चाहिए कि इस महीने के इंसेंटिव के बेस पे जो है इस बार बच्चे की स्कूल की फीस एडिशनल जानी है क्योंकि एनुअल फी वाला काम है, राइट? तो इन दोनों को जो है आपको डिफरेंट टाइप से मोटिवेट करना पड़ता है टू रीच देयर गोल्स, एंड ये चीज़ें समझना, सिचुएशनल लीडरशिप और कैसे आपको लोगों की मोटिवेशन समझ के, उनकी सिचुएशन समझ के उनको राइट गाइडेंस और मोटिवेट करना पड़ता है। आई थिंक मैनेजर का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है और वो मैंने समझा उस टाइम पे। वही करते बनाते हुए करियर की जर्नी चलती रही। उसके बाद मैंने वहाँ पे मार्केटिंग में रोल किया। मैं देश से बाहर भी गया 1 साल के लिए। फिर मुझे मतलब देश में वापस आना था तो मैं यहाँ पे वापस आ गया। फिर यहाँ पे मैंने कोका कोला को जॉइन किया एंड और कोका कोला में जो है मैंने ब्रांड कोका कोला के ऊपर मार्केटिंग की और बहुत ही अमेजिंग चीज़ें सीखी कि ब्रांड जो लॉन्ग टर्म में बनते हैं, जो ब्रांड्स कोका कोला 100 साल पुराना ब्रांड है और वाइल आज ऐसा लगता है कि यार देखो 160 बिलियन डॉलर की कंपनी है, कितनी बड़ी कंपनी है, एक दुकान से शुरू हुई थी, और पेम्बरटन जिन्होंने इनको शुरू किया था वो केमिस्ट थे एंड उन्होंने कोका कोला को बनाया था एक सिरदर्द की दवाई की तरह, राइट? कि आप जब शाम को 4 बजे थक जाते हैं तो आप ये पिए और आप जो है जोश फील करेंगे, राइट? तो मतलब वहाँ एक दुकान से शुरू होके अगर इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन सकती है, तो आई थिंक हम में से कोई भी जो है वो इतनी बड़ी कंपनियां बना सकता है। उसको शुरू करने के लिए बड़ी कंपनी होना ज़रूरी नहीं है, एक छोटी बट राइट प्रोडक्ट की होनी कंपनी ज़रूरी है। आई थिंक ये समझा मैंने अपनी कोका कोला में काम करते हुए और उस ब्रांड के ऊपर काम करते हुए, उसको बनाते हुए। और यही पीरियड था जब मेरी और गज़ल की जो मेरी वाइफ़ है, हमारी 2011 में शादी हुई थी और 2014 में जो है हमारा पहला बेबी हुआ, अगस्त्य केम इनटू आवर लाइव्स, राइट? एंड आई थिंक वो एक अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन था। हम लोग दोनों बहुत ही फन लविंग कपल थे, ट्रैवल करते थे काफ़ी ज़्यादा बिकॉज़ हमें था मतलब बचपन में सारा टाइम ही पढ़ाई और इसी सब में निकल गया, कोई दुनिया देखी नहीं ज़रा सी भी। और अब जब आए पैसे और थोड़ी इंडिपेंडेंस आई तो हमें था यार जाके दुनिया तो देखें कि क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है बाकी लोग काम और क्या जीते हैं, दुनिया के शहरों में क्या हो रहा है। तो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था कि हम हमारी सबसे बड़ी स्पेंड जो था वो इसी चीज़ पे होता था कि हम ट्रैवल करें। हमें चीज़ें लेने का या बनाने का इतना शौक नहीं था जितना ये शौक था कि हम ट्रैवल करें उसका। तो हम काफ़ी अग्रेसिवली ट्रैवल करते थे, सारे जितने पैसे कमाते थे उसी में लगा देते थे, राइट? तो बच्चा आया तो सडनली हमारे एटीट्यूड में चेंज भी आया। हम लोग पहले जितने केयरफ्री होते थे, वो ये इतनी छोटी सी प्यारी सी चीज़ को देख के जो है हमें सडनली डर लगना शुरू हो गया, क्योंकि जब तक आपके पास कुछ खोने के लिए नहीं होता, आपके पास डर कम होता है। जब आपके पास कुछ खोने के लिए आ जाता है ना, तो डर बढ़ जाता है। और बच्चा आपके लाइफ में जो है वो एक फीलिंग लाता है कि यार अब इसको कुछ नहीं होना चाहिए, ये इतनी प्यारी सी ज़रा सी चीज़ है, इसको कुछ होना नहीं चाहिए, राइट? तो वो जब आप उसकी तरफ काम करना शुरू करते हैं तो आप हर चीज़ उसके लिए डिसाइड करना चाहते हैं जो बिल्कुल बेस्ट हो, है ना? और फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, आप कितने रिच हैं, कितने पुअर हैं, आप अपने बच्चे के लिए हमेशा जो बेस्ट हो सकता है वही चाहते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मामा अर्थ की शुरुआत कैसे हुई। बहुत सारे प्रोडक्ट्स में स्पेशली इंडिया में जो है
काफ़ी ऐसे पदार्थ डाले जाते हैं, इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं एंड जो बच्चों की हेल्थ के लिए और हमारी भी ह्यूमन हेल्थ के लिए जो है काफ़ी हार्मफुल हो सकते हैं। तो जबकि अमेरिका और यूएस वगैरह में, और गज़ल उससे पहले जो है अपनी आर्ट एजुकेशन के लिए 6 महीना न्यूयॉर्क में रही थी। तो उन्होंने जो है काफ़ी क्लोज़ली ये चीज़ देखी थी, और हम काफ़ी ट्रैवल वैसे भी करते थे, तो हमें था ये पता कि यार बाहर चीज़ें कैसे शेप अप हो रही हैं। तो हमें ये पता था कि वहाँ पे जो है लोग इस चीज़ का काफ़ी ध्यान देते हैं कि उनके प्रोडक्ट्स जो डाले जाते हैं लगाने के लिए, राइट? क्योंकि आप ये मानिए कि आप जो भी लगाते हैं, राइट, वो आपकी स्किन में अब्ज़ॉर्ब होके आपके ब्लड में जाता है। तो हमने ये देखा कि यहाँ पे जो है कोई रेगुलेशन नहीं था कि आपको क्या डालना चाहिए पदार्थ में और क्या नहीं, है। और चीज़ों को सस्ता बनाने के लिए और प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स डाले जा रहे थे जो काफ़ी सारे देशों में बैन है, क्योंकि वो ह्यूमन हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। इनफैक्ट काफ़ी इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जिनको आप कार्सिनोजेंस बोल सकते हैं, जिनकी वजह से लॉन्ग टर्म में कैंसर हो जाता है। और हमने देखा कि कुछ ऐसी कंपनीज भी थी जो यहाँ पे ब्रांड बेच रही थी, बट अमेरिका में उनके ऊपर जो है केस चल रहे थे इन्हीं कैंसर वगैरह की वजह से। एंड ये वर्ड ऐसा है जो आप सोच भी नहीं सकते अपने बच्चे के आसपास, राइट? एंड मतलब आपको डरा देता है एकदम। तो हम भी डर गए थे, हमें लगा कि यार ये तो नहीं हम अपने बच्चे के पे लगा पाएंगे, हमें हमें कुछ बेहतर चाहिए। और जैसे कोई भी रेगुलर कंज्यूमर करेगा, हमने ऐसे पहली बार में तो नहीं सोचा कि यार अपना ही कुछ शुरू कर देते हैं। हमें था कि यार अच्छा हम लोग ढूंढ लेते हैं, यहाँ पे अगर मिलता है तो यहाँ से कुछ मंगा लेते हैं, कोई बाहर देश में मिल रही है बेहतर चीज़ तो वो मंगा लेते हैं। तो कोई मासी जा रही है, कोई भूआ जा रही है, किसी फ्रेंड का फ्रेंड जा रहा है बाहर, तो उनको, मुझे अभी भी याद है हम फेसबुक पोस्ट करते रहते थे, एनीवन गोइंग अब्रॉड और एनीवन गोइंग टू यूएस प्लीज लेट अस नो। और फिर वो लोग ऐसे ही थोड़ा आनाकानी करते थे, अरे नहीं यार वो स्पिल हो जाएगा, लिक्विड पैक में नहीं ला पाएंगे, लोशन नहीं ला पाएंगे। और ये एक ऐसा पीरियड होता है जब आप ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रेस में होते हो, टेंशन में होते हो, बिकॉज़ आप काम, बच्चा, राइट, सब कुछ इकट्ठा मैनेज कर रहे होते हो। तो एक और स्ट्रेस ये जनरेट हो जाना, जस्ट हमें लगा यार ये फेयर नहीं है, राइट? क्यों एक इंडियन पेरेंट को जो है वो इस दुविधा से गुज़रना पड़े? उनको यहीं पे क्यों नहीं अच्छे प्रोडक्ट मिल सकते जो अच्छे से यहाँ के लिए ही बनाए गए हों और एक राइट प्राइस में जो है बिना इन हार्मफुल केमिकल्स के उनको मिल पाएँ? और यहाँ से शुरुआत हुई मामाअर्थ के आइडिया की, राइट? और जो पहले मैं और गज़ल सिर्फ बात करते थे कि यार ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। आई थिंक एक रात जब हम यही बात कर रहे थे तो वो कॉन्वर्सेशन एक्साइटमेंट में इस चीज़ पे बदल गया कि यार हम क्यों नहीं कर सकते? और ये पहला काम नहीं, गज़ल ने इससे पहले एक स्टार्टअप किया था डाइट एक्सपर्ट करके, राइट? मेरे लैपटॉप पे 13 फ़ोल्डर थे, राइट? फ्रॉम माय कॉलेज टू यहाँ, जो अलग-अलग बिज़नेस आइडियाज़, कोई एक्सेल शीट तक पहुँचा, कोई अगली टीम तक पहुँचा, बट हो नहीं पाए क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मतलब एक अंदर वो एक एक ड्राइव थी कि मुझे अपना कुछ करना है। और जब हम ये बात कर रहे थे कि यार हम ही क्यों नहीं करते, तो हमने जब उसके बारे में सोचना शुरू किया तो हमें लगा यार मतलब ये तो ये एक ऐसी चीज़ है जो हम दिल से करना चाहते हैं। हमें नहीं पता ये कितना बड़ा बनेगा, पर ये एक प्रॉब्लम है जो हम सॉल्व करना चाहते हैं, और इस प्रॉब्लम के लिए हम अपनी रातें काली कर सकते हैं, हम जगे रह सकते हैं, बिकॉज़ हमें पता है हम जिसके लिए कर रहे हैं वो बच्चा हमारे सामने है, राइट? एंड दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस, राइट? अगर आपको ये पता हो कि आप जो ये बिज़नेस कर रहे हो वो सिर्फ पैसे के लिए नहीं, राइट? आप उसके लिए इमोशनली किसी वे में जुड़े हो, है ना? क्योंकि बिज़नेस की जर्नी बहुत उतार-चढ़ाव वाली होती है। बहुत दिन आएँगे जब बिल्कुल टूटा हुआ फ़ील करेंगे, है ना? और ये वाले जो इमोशन होता है ना? ये आपको अगले दिन जो है दोबारा उसी एक्साइटमेंट से वापस बिज़नेस पे लगा देता है ना? तो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि ये इमोशन हो आपका बिज़नेस के साथ जुड़ा हुआ, और हमें वो इमोशन की फ़ील आ रही थी कि यार हम ये करना चाहते हैं। और दूसरी चीज़, क्योंकि सेल्स एंड मार्केटिंग में मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस है, तो हमें ये भी था कि हम ये कर सकते हैं, है ना? अगर हम मेहनत करें तो हम ये कर सकते हैं। बहुत सारी नई चीज़ें सीखनी पड़ेगी, हमें नहीं पता था प्रोडक्ट कैसे फॉर्मुलेट करते हैं, है ना? हमें नहीं पता था कंपनी कैसे बनाते हैं, कैसे चलाते हैं, है ना? पर ये सब चीज़ें को सीखना ही बिज़नेस की जर्नी है ना? सारे सवाल के जवाब पहले दिन पे नहीं होते, ना ही किसी के पास भी नहीं होते। सभी को इनके जवाब ढूँढने पड़ते हैं अपनी जर्नी के टाइम पे, और इसीलिए इसको सफ़र कहते हैं, इसको जर्नी कहते हैं, है ना? तो हम लोगों ने उस टाइम पे फिर ये डिसाइड किया कि हाँ, हमें ये करना चाहिए। पर उसके बाद
जो सबसे बड़ा डिसीजन था वो ये डिसीजन था कि मैं एक अच्छी खासी जॉब कर रहा था एंड कोको कोला को हेड करता था ब्रांड को। मैं इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, ये सब देशों के लिए और काफ़ी रिस्पेक्टफुल जॉब थी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग करियर ग्रोथ थी। अच्छे खासे पैसे मिलते थे, 70-75 लाख की तनख्वाह थी साल की। तो मतलब और 1.5 साल का बच्चा था पेरेंट्स थे जो कि अब सोच रहे थे कि यार अब हम रिटायर हो पाएंगे क्योंकि ये लोग अब सेटल हो गए हैं और ये लोग ध्यान रखेंगे। और उस टाइम पे ये डिसीजन लेना कि भैया मैं ये छोड़ दूंगा नौकरी और ये कुछ करूंगा जहां मुझे नहीं पता कि कुछ बन पाएगा नहीं बन पाएगा, सैलरी भी आएगी नहीं आ पाएगी, वॉज अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन। एंड आई थिंक व्हाट मेड इट इवन मोर डिफिकल्ट वाज कि हम लोगों ने काफ़ी जो है पैसा वो अपने ट्रैवल और ये सब पे जो है पहले स्पेंड कर दिया था। और उससे जस्ट पहले बिकॉज बेबी हुआ था और हम ये भी चाहते थे कि हम परिवार जो है मेरे पेरेंट्स और मेरी दादी जो दिल्ली में रहते थे, हम लोग सारे इकट्ठे रहें। तो हम लोग एक घर भी बना रहे थे, तो उसमें भी काफ़ी सेविंग्स लगा दी थी हमने। तो सेविंग्स भी बहुत ही कम बची थी। तो बहुत ही डिफ़िकल्ट डिसीजन था। तो उस टाइम पे ऑलमोस्ट 1 महीना लग गया हमें ये डिसीजन को लेते हुए कि कैसे लें। मैं बहुत लोगों से मिला जिनसे मैंने समझा कि यार अगर मैं अपनी 3 साल ज़िंदगी के इसको बनाने में लगाता हूँ, है ना, तो वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है? लेट्स से मैं काम करता हूँ, मैं 3 साल लगाता हूँ और उसके बाद ये नहीं चलता, है ना, तो क्या होगा? और बहुत लोगों ने मुझे बताया कि यार ये एक्सपीरियंस जो है वो तुम्हारे लिए काफ़ी वैल्यू एडिंग एक्सपीरियंस रहेगा। एंड कंपनी को बनाना, कंपनी को चलाना, उसको कैसे एक यंग बिजनेस को डिजिटली मार्केट करते हैं, ये सब सीखना, एंड ये सारी यूजफुल स्किल्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि 3 साल बाद जो है तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी। एक्चुअली तुम्हें और ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं बिकॉज ऑफ द स्किल्स दैट यू वुड हैव अर्न्ड। तो आई थिंक उससे भी थोड़ा जो है वो मोटिवेशन डेवलप हुआ कि हाँ यार बुरा नहीं होगा, वर्स्ट केस जहाँ पे हैं वहाँ तक ही हो जाएँगे। पर मुझे याद है सबसे बड़ा जो लीवर था व्हिच मेड मी रिज़ाइन एंड स्टार्ट दिस कंपनी वाज़ कि हम लोग एक रात बैठे हुए थे और हम लोग इस बारे में सोच रहे थे कि यार मतलब चलो किया और नहीं चला तो क्या हुआ? पर हमने एक दूसरे तरीके से सोचना शुरू किया इसको वाक़ई कि अगर नहीं किया तो क्या होगा? और आई थिंक हमारे एक एम्प्टी सी फीलिंग आई दिल में कि यार अगर मैं 60 साल का हूँ और किसी हॉस्पिटल बेड में बैठा हूँ और मेरे को दिमाग में आ रहा है कि यार ज़िंदगी क्या हो सकती थी अगर मैंने कुछ डिफरेंट डिसीजन लिए होते। और मुझे रिग्रेट आ रहा है कि यार ये तूने ट्राई नहीं किया, तू कर सकता था और तूने कोशिश ही नहीं की और अब ज़िंदगी यहाँ पे आ गई है कि तेरे को शायद चांस नहीं मिलेगा। आई थिंक हमने थोड़ी-सी पी भी हुई थी उस रात को तो व्हिच हेल्प्ड ये थोड़े इमोशंस बाहर आने में। पर हमें सडनली ये लगना शुरू हो गया कि यार एक इमोशन था फियर ऑफ फेलियर, राइट? कि आप करोगे और फेल हो जाओगे। आई थिंक उस इमोशन के साथ फिर भी जिया जा सकता है। यू कैन गेट ओवर दैट इमोशन। हम बचपन में कितनी बार फेल हुए हैं यार, कभी रेस में हार गए, कभी कहाँ हार गए, क्लास में फेल हो गए, सब्जेक्ट में फेल हो गए, फिर भी आगे बढ़ गए ना। दूसरा इमोशन होता है फियर ऑफ रिग्रेट कि मैंने कोशिश ही नहीं की, मैं ये कर सकता था ट्राई, मैंने ट्राई ही नहीं किया। ये इमोशन को ओवरकम करना पॉसिबल नहीं, बिकॉज़ टाइम वापस नहीं आता। एंड ये इमोशन इतना स्ट्रॉन्ग इमोशन था हमारे लिए कि हमें लगा यार एक ज़िंदगी है, ट्राई करना तो बनता है। फेल हो जाएँगे, 6 महीने में जो है मतलब हँस-खुश के जो है आगे बढ़ जाएँगे, कुछ और मिल जाएगा करने को। पर अगर ट्राई नहीं किया तो एक ख़ारिश ज़िंदगी में रह जाएगी कि यार तूने ट्राई भी नहीं किया, राइट? ट्राई करता तो क्या होता एटसेट्रा वाली फीलिंग, और वो फीलिंग हमें नहीं चाहिए थी। तो आई थिंक दैट नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन वी वोक अप हम लोग बहुत क्लियर थे कि यार इस्तीफ़ा डालेंगे आज और काम शुरू करेंगे अपना। तो रिज़ाइन तो मैंने डाल दिया। जैसे मैंने आपको बताया था कि सेविंग्स काफ़ी कम बची थी। तो एक्चुअली जितनी सेविंग थी वो मेरे प्रोविडेंट फंड में ही थी। कुछ 25 लाख रुपए थे मेरे प्रोविडेंट फंड में। उसमें से हमने डिसाइड किया कि हम इसमें से जो है 20 लाख निकालेंगे ये बिज़नेस बनाने के लिए। और ये अमाउंट शायद आपको ज़्यादा लगे, बट आप कंज्यूमर ब्रांड जब बनाना चाहते हो, जिसमें कि आपको नेशनली compete करना है विद कंपनीज जिनके 5-5, 10-10 हज़ार करोड़ के रेवेन्यू हैं, उस मार्केट में
ये अमाउंट कुछ नहीं था उस टाइम पे। एंड इनफैक्ट बहुत लोग हमारा मज़ाक उड़ाते थे कि यार तुम कैसे इतने बड़े-बड़े ब्रांड से टक्कर ले लोगे, तुम हो ही क्या? तो इससे रिलेटेड मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। जैसे मैंने बताया था कि बचपन में मेरे को वो आदत डाली गई थी कि कैसे आपको ₹7 हफ्ते की पॉकेट मनी में ही अपना खर्चा चलाना है और मैनेज करना है। एंड वो आई थिंक धीरे-धीरे आदत जो है थोड़ी घुट गई थी, जिसमें कि मुझे पता था कि यार कम पैसे में कैसे अपना काम करना होता है एंड कैसे प्रायोरिटाइज़ेशन करना होता है कि यार मैं किस चीज़ पे खर्च करूँ आज और किस चीज़ पे नहीं। एंड तो फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे याद है हमने पहले 7 महीने कोई ऑफ़िस नहीं लिया, कोई दफ़्तर की बिल्डिंग नहीं ली। ये तो कोविड में लोगों ने वर्क फ्रॉम होम करना शुरू किया, हम तो तब भी वर्क फ्रॉम होम अपने आप ही कर रहे थे क्योंकि पैसे बचा रहे थे उसके चक्कर में। इनफैक्ट उसके बाद बिकॉज़ मीटिंग वगैरह करने के लिए या किसी को इंटरव्यू करना है आपने, तो बड़ी दिक्कत हो जाती थी, किसी को घर बुलाओ तो उन्हें लगता था यार इनका दफ़्तर ही नहीं है, इनको कहाँ जॉइन करेंगे। तो फिर मैंने एक दोस्त से बात कर ली, उसकी डिजिटल एजेंसी थी, तो वहाँ पे जो है एक उसने मुझे चेयर दे दी कि यार यहाँ बैठ जाकर जब भी तुझे ये इंटरव्यू या बाहर वाली मीटिंग करनी होती है हमारे कॉन्फ्रेंस रूम में कर लिया कर। तो वैसे दोस्त काम आ गए, फिर बाहर उनसे मिलते थे तो उन्हें लगता था यार कुछ तो सेटअप है इनका, है ना? तो ऐसे छोटी-छोटी चीज़ों में जो है हमने हमने इनफैक्ट हमने जून 2016 में काम करना शुरू किया था इस पे। जनवरी 2017 में हमने अपना पहला एम्प्लॉय हायर किया था। उससे पहले सिर्फ मैं और गज़ल हर एक चीज़ पे डायरेक्टली काम कर रहे थे, और हर चीज़ में हमने कंसल्टेंट, फ्रीलांसर और बहुत सारे लोगों की हेल्प ली। बट हमने अपना पहला एम्प्लॉय तभी हायर किया जब हमारी कंपनी की कुछ, मुझे याद है पहले दूसरे महीने में हमने कुछ 3 लाख रुपए महीने की सेल की थी। तो हमें था कि यार ये 3 लाख रुपए महीने की सेल में हमने इतना ग्रॉस प्रॉफिट बनाया, अब कंपनी जो है एम्प्लॉय के पैसे दे सकती है, तो इसको अब हम हायर कर सकते हैं। तो ये एक एटीट्यूड ऑफ कि कम बजट में कैसे आपको अपने रिसोर्सेज मैनेज करने पड़ेंगे, ये बचपन से ही एक डली हुई आदत थी, और वो काफ़ी काम आई जब हमने कम पैसे में इस कंपनी को शुरू में बनाना था। बट हमने जब काम करना शुरू किया तब हमें समझ आया कि यार कितनी सारी डिफरेंट दिक्कतें होती हैं जो आपको सॉल्व करनी पड़ती हैं। एंड एक फॉर एग्जांपल दिक्कत थी कि कोई आपको जो है सीरियसली नहीं लेता शुरू में, क्योंकि आपका बिजनेस तो है नहीं अभी, आप तो बनाना चाहते हो, और अगर आप बनाना चाहते हो तो आपको अपना विजन और अपनी स्टोरी सबको बेचनी पड़ती है। आप क्या बनाना चाहते हो, क्या बनोगे। कोई एम्प्लॉय भी आपको जो है ट्रस्ट नहीं करता है कि यार ये लोग तनख्वाह भी दे पाएंगे कि नहीं, है ना? कोई वेंडर जिसने आपने सामान लेना है वो भी आपको ट्रस्ट नहीं करता। तो ये इन सारों को आपको सेलिंग एक्सरसाइज करनी पड़ती है। एंड स्पेशली अगर आप एक अच्छी खासी नौकरी से आए हों जहाँ बहुत ही जी साहब होता हो और उसके बाद सडनली आपको ये करना पड़े, तो काफ़ी ग्राउंडिंग एक्सपीरियंस होता है। बट अगेन लाइक आई सेड, मैंने काफ़ी ग्राउंडिंग एक्सपीरियंस अपनी ज़िंदगी में देखे हैं, चाहे वो यहाँ की इंटर्नशिप हो या 1 महीना लखनऊ के पास किसी गाँव में रहना हो, तो वो एक एक ग्राउंडेडनेस ऑफ कैसे आप हाई से लो पे सडनली स्विच आउट कर सकते हो, राइट? वो थी। उसी वजह से आई थिंक बहुत सारे जिनको कहते हैं ना बेइज्जतियाँ इस पीरियड में होती हैं, वो आराम से झिल गई, बिकॉज़ हमें इंटरनली था कि भैया बनाना है तो ये सब तो करना ही पड़ेगा। मुझे याद है काफ़ी दिन ऐसे होते थे जब आपको किसी वेंडर के पास जाना है, 8-8 घंटे जाके रिसेप्शन बैठा हूँ मैं, और उसके बाद उन्होंने वापस भेज दिया कि आज है नहीं साहब, है ना? ऐसे ही मतलब कई जहाँ पे आपको सेल करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, रोज़-रोज़ जाके जो है लोगों के पास मिल ही नहीं रहा था किससे अंदर घुसें, कैसे यहाँ पे लिस्ट करें। तो मतलब रिसेप्शन में जाके बैठे रहे 4 घंटे और लोगों को देखते रहे कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। किसी ने जो है वो देख लिया और मतलब आपको प्यार से हेलो बोल दिया, बस वहीं से ही कन्वर्सेशन शुरू कर दी, और किसी तरह जो है उनसे दूसरे आदमी से कनेक्ट ढूँढ लिया और घुस गए। मतलब ये सब चीज़ें जो हैं बिल्कुल ही नहीं थी, बट बहुत ज़रूरी थी अगर आपको अपना नया बिज़नेस करना हो। तो ये ह्यूमिलिटी और हसलिंग, जिसे कहते हैं जुझारूपन, ये बहुत ज़रूरी होता है। उस टाइम पे हमने देखा कि कितनी रिक्वायरमेंट थी इसकी, जिसकी वजह से हम अपना अर्ली बिज़नेस बना पाए। दूसरा, आपको लर्निंग काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको नहीं पता होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें याद है, हमें फॉर्मुलेशंस और ये प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं इस बारे में बहुत कम पता था, बट
हमने उस टाइम पे ऑलमोस्ट जैसे आईआईटी की पढ़ाई करते हैं रात को 12 घंटे बैठ के, हमने केमिस्ट्री पढ़नी शुरू कर दी पूरी, और चार्ट डाली कि कॉस्मेटिक केमिस्ट्री कैसी होती है, कैसे बनता है हर एक प्रोडक्ट, क्या करते हैं। उसके बाद हमारे कॉस्मेटिक फॉर्मुलेटर्स थे, एक एजेंसी थी मेड सेफ करके, बिकॉज़ हम चाहते थे कि यार हम जो प्रोडक्ट बनाएँ वो हम ही नहीं बोलें कि ये टॉक्सिन फ्री है या हार्मफुल केमिकल फ्री है, कोई बाहर से आके एजेंसी उसको सर्टिफाई भी करे कि ये टॉक्सिन फ्री है। तो मेड सेफ करके एक यूएस की एजेंसी थी जिन्होंने एशिया में किसी भी ब्रांड को सर्टिफाई नहीं किया था अभी तक, एंड हम पहले ब्रांड बनना चाहते थे जो उनसे सर्टिफिकेशन ले। और वो लोग यूएस में काम करते थे, वो लोग रात को, हमारे यहाँ की रात को उठते थे, तो हम सारी रात उनके साथ कॉन्वर्सेशंस करते थे कि इसके इंग्रेडिएंट को क्या यूज़ कर सकते हैं, इसका ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है, और वो चीज़ों को रिजेक्ट कर देते थे इसलिए कि यार अच्छा ये इंग्रेडिएंट ह्यूमन हेल्थ के लिए तो सही है, बट जब नहा के वो पानी रिवर में जाता है तो ये फिशेस के लिए ठीक नहीं है, इसलिए हम इस इंग्रेडिएंट को रिजेक्ट कर देंगे, राइट। तो अलग ही लेवल पे खेल रहे थे वो लोग, राइट। तो काफ़ी टाइम फ्रस्ट्रेशन भी होता था कि यार यहाँ पे तो लोग इंसानों की कदर नहीं कर रहे और तुम चाह रहे हो कि हम फिशेस के लिए भी देखें, बट अगेन राइट वही उनका तरीका था, राइट, और हमें उनके तरीके से ही करना था। तो सारी रात उनके साथ लगते थे इस डिस्कशन पे, और फिर सुबह अपना लैब में जाते थे जो थर्ड पार्टी की लैब थी, और वहाँ पे जो है लग के हम लोग उनके फॉर्मुलेटर्स के साथ जो है, और उनको भी हमें रिक्वेस्ट करना पड़ता था बिकॉज हमारा कोई बिजनेस तो था नहीं, तो उन्हें भी लगता था यार ये हर टाइम यहाँ बैठे रहते हैं, कुछ कुछ करते रहते हैं, कुछ बन तो रहा नहीं है, कुछ सेल तो आ नहीं रही है इनकी, तो पर उनके साथ लग के जो है फिर फॉर्मुलेशन बनाना, और बीच में ही जो है रिसर्च करना, सीखना, किताबों में देखना कि यार ये कैसे हो रहा है, ये प्रोसेस कैसे वर्क कर रहा है, एमल्सिफिकेशन कैसे वर्क करती है, और ऑल ऑफ दैट, राइट। आई थिंक सीखना और एक रुझाव होना कि आपको हर एस्पेक्ट ऑफ आपका बिजनेस सीखना पड़ेगा, राइट। ये एक दूसरी चीज़ उस टाइम पे हमने देखी कि हमें पिकअप करनी पड़ी क्विकली अपना बिजनेस बनाने के लिए। तो ये वो वाला टाइम था जब आपको अपना बिजनेस बनाने के लिए हम लोग 16 घंटे, 18 घंटे, कई बार 22-22 घंटे भी दिन में काम करते थे, राइट। और मुझे नहीं लगता हम किसी पे एहसान कर रहे थे। जब आप अपना काम करते हो, अपना बिज़नेस बनाने के लिए काम करते हो, है ना? तो आप वो जो आपका इमोशन जुड़ा होता है अपने अंदर से कि यार मुझे कुछ बनाना है ना? उसके लिए काम करते हो, है ना? आपको अगर सूरज से ज़्यादा चमकना है तो सूरज से पहले उठना भी पड़ेगा, है ना? यही रीत है ना? हार्ड वर्क के अलावा और कोई तरीका नहीं है बिज़नेस को बनाने का, राइट? और वही हमने किया, हमने लगाए वो 16-18 घंटे उस टाइम पे कुछ करने के लिए, कुछ बनाने के लिए, क्योंकि आपको ही फॉर्मुलेशन पे भी काम करना है, आपको ही डिज़ाइन पैकेजिंग पे भी काम करना है, आपको ही मार्केटिंग पे भी काम करना है, आपको ही सेल्स पे भी काम करना है, आपको लोग भी लाने हैं अपनी कंपनी में, आपको ही इन्वेस्टर अट्रैक्ट करने हैं, राइट? और ये सारा काम उसी दिन में होना होता है, राइट? तो आपको ये फिगर आउट करना होता है कि कौन सा टाइम आप किस चीज़ को दें, राइट? तो उसी लिए जो है 10 घंटे इनफ होते नहीं हैं, राइट? 20 निकालने पड़ते हैं, राइट? अगर आपको जो है अच्छा बिज़नेस बनाना हो, और ये सब करते-करते हमने जो है दिसंबर में 2016 में मेडसेफ सर्टिफिकेशन पाने के बाद अपने पहले 6 बेबी प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, जिसमें बेबी शैम्पू, वॉश, बेबीज़ के लिए सनस्क्रीन, इंसेक्ट रेपेलेंट, ये सब कुछ था। और हमने शुरुआत की अमेज़न पे लिस्ट करने से, बिकॉज़ हमें था कि यार अपनी वेबसाइट बनाएँगे तो उसमें अगेन और ज़्यादा पैसा लगता है वेबसाइट बनाने में और वहाँ पे मार्केटिंग और ये लाने में, और हम चाहते थे कि पहले हम लोग जो हैं इसको कहीं पे जहाँ पे ईज़ी टू लिस्ट हो, जहाँ पे ऑलरेडी ट्रैफ़िक हो, वहाँ पे डाल के जो है पहले देखें कि यार कैसा रिस्पॉन्स आता है बिफोर इन्वेस्टिंग फर्दर। मैंने बताया ना, मतलब वो पैसे खर्च करने में हमेशा थोड़े चिंतित थे हम, है ना? तो वहाँ पे डाला, वहाँ पे फिर हमने जो है बेसिक मार्केटिंग करनी शुरू की, और हमारे लिए 2 चीज़ें ज़रूरी थी इस टाइम पे, राइट? जैसे मैंने बोला, आई थिंक कंज्यूमर लिसनिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ थी जिसके बेस पे हमने ये प्रोडक्ट रेंज बनाई थी, राइट? हमारी जैसे कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है ना, हमारी कंपनी में बोर्ड ऑफ मम्स था, है ना? जो कि मदर्स का एक बोर्ड था जो इकट्ठे आते थे, हम हर 15 दिन में उनसे मिलते थे और उनसे पूछते थे कि अच्छा और बताइए किस टाइप की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, किस टाइप की चीज़ों के आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहे, क्या बना सकते हैं हम आपके लिए। और वो सब करते हुए हमें पता चला कि व्हाइल देयर आर कुछ चीज़ें हैं जो कंपनियाँ बाहर बेचती हैं और वो इंडिया में ले आती हैं, पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो
इंडिया के लोग पसंद करते हैं, बट कोई हमारे लिए नहीं बना रहा है ना? लोग अपना ग्लोबल पोर्टफोलियो ले आके हमारे ऊपर थेप देते हैं कि भैया यही शैम्पू, यही वॉश तुम भी यूज़ कर लो, है ना? कोई ये नहीं देख रहा है कि यार हमारे यहाँ भी मच्छर हैं, है ना? और वो मच्छर शायद तुम्हारे वहाँ नहीं होंगे, है ना? बट हमारे बच्चों को काटते हैं, हमें नहीं अच्छा लगता, लाल-लाल दाग हो जाते हैं उनके मुँह पे, है ना? तो हमें बच्चों के लिए एक डिफरेंट मॉस्किटो रिपेलेंट चाहिए, है ना? कोई ये नहीं देख रहा है कि यार बड़ों के लिए तो सनस्क्रीन बेच रहे हो, बट बच्चे भी तो बाहर निकलते हैं हमारे साथ, बड़े सनस्क्रीन लगा के निकल रहे हैं, बच्चे बिना सनस्क्रीन के निकल रहे हैं, तो मतलब बच्चों को क्यों नहीं चाहिए सनस्क्रीन, राइट? ये छोटी-छोटी चीज़ें थी, मतलब छोटी-सी चीज़ जैसे कि हम एज़ इंडियन पेरेंट्स बच्चों को पहले 6 महीने कुछ भी मुँह से देना नहीं पसंद करते। इनफैक्ट माँ के दूध के अलावा पहली बार पानी भी पिलाते हैं तो वो एक सेरेमनी होती है 6 महीने के बाद, है ना? तो पर और उसी चक्कर में हम ग्राइप वाटर भी देना नहीं पसंद करते क्योंकि वो मुँह से देना होता है ना? तो हम लोग लगाते हैं जो हींग और कोकोनट ऑयल का मिक्सचर बच्चों की टमी पे उनको डाइजेशन ड्राइव करने के लिए, राइट? बट कोई यूएस में बैठ के ये थोड़ी सोच रहा है कि यार इंडियन जैसे काम करते हैं और इनको ये प्रोडक्ट बना के देना चाहिए। तो हम जब मदर से बात कर रहे थे तो उनको ये सब समझ आ रहा था, तो हमने एक प्रोडक्ट बनाया जो कि एक रोल ऑन था जिसमें हींग और कोकोनट ऑयल ऑलरेडी मिक्स होता है और आप टमी पे लगाएं तो आई थिंक हमारी सोच बहुत ज़्यादा कंज्यूमर की नीड्स से जुड़ी थी। तो उस वजह से हमारा इनिशियल जो हमने प्रोडक्ट सेट बनाया, है ना, वो लोगों को बहुत पसंद आया। उसकी कहानी जो हम बता पा रहे थे कि यार क्योंकि हम जानते हैं कि इंडियन पेरेंट्स को क्या चाहिए, राइट ना? ये कहानी उनको काफ़ी समझ आ रही थी कि यार पेरेंट्स का बनाया हुआ ब्रांड है और इनको पता है कि हमारी क्या प्रॉब्लम्स हैं, ये उनके सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपको कंज्यूमर को जीतना है तो आपको कंज्यूमर को समझना बहुत ज़रूरी है और उनकी तरह बनना बहुत ज़रूरी है। हमारे केस में तो ये था कि हम लोग ऑलरेडी पेरेंट्स थे तो हम लोग कंज्यूमर की फील ले पा रहे थे। बट अगर आप ना भी हों, आप एक टूथपेस्ट यूज़र हों और जैसे मैंने बताया था कि बिहार जाके लोगों के बीच में जो है वही कपड़े पहन के उनके बीच में रह के और ये समझना कि ये दंत मंजन लाल वाला क्यों यूज़ करते हैं लोग, खुद यूज़ करके देखना और वो एक्सपीरियंस करना, है ना? आप कोई भी प्रोडक्ट बनाना चाहेंगे, कोई भी प्रोडक्ट को डेवलप करना चाहेंगे, बेचना चाहेंगे, है ना? तो ये होना, ये इनसाइट होना कि आप खुद कंज्यूमर बन के देखें कि कैसे वो प्रोडक्ट को यूज़ किया जाता है, किस टाइप के बेनिफिट्स हैं, लोग कैसे उसको खरीदते हैं, राइट? ये जानना बहुत ज़रूरी है और हमने यही जाना, राइट? और ये जानते हुए जो है इस बिज़नेस को शुरू किया और ब्रांड को शुरू किया और हमने याद है कि हमने पहला जो मार्केटिंग किया, हमें रियलाइज़ हुआ कि यार एडवर्टाइज़िंग, राइट ना, एक महँगा मीडियम हो सकता है हमारे लिए। हम कौन-सा ऐसा मीडियम यूज़ करें जिससे कि हम अपना मैसेज ठीक तरीके से ठीक लोगों पे पहुंचा सकें। तो जब हमने अपने अगेन कंज्यूमर को स्टडी किया, राइट, और खुद कंज्यूमर बने तो हमने ये समझा कि यार लोग जो हैं वो लोगों के ऊपर ज़्यादा विश्वास करते हैं रादर देन एड्स। तो और स्पेशली अगर आप एक माँ हो, तो मदर्स ट्रस्ट अदर मदर्स, राइट, विच मीन्स कि माएँ जो हैं दूसरी माँओं पे काफ़ी विश्वास करती हैं जो उन्हीं की जर्नी से गुजर चुकी हैं, राइट? और अगर वो माँ रिकमेंड करें कि यार मैंने ये चीज़ ट्राई की है, तू भी ट्राई करके देख, राइट? तो वो काफ़ी अच्छे से जो है उनके दिमाग में बैठती है वो चीज़। तो ये चीज़ हमें समझ आ गई कि यार ये एक बहुत अच्छा तरीका है जिसके थ्रू हम अपने प्रोडक्ट और ब्रांड को बिल्ड कर सकते हैं। तो मुझे अभी भी याद है पहले 3 महीने में गज़ल ने 700 से ऊपर मदर्स के साथ बात की, डिफरेंट लोग जो ब्लॉग्स चलाते हैं, व्लॉग्स चलाते हैं, उनके ईमेल ढूँढ के उनको ईमेल करना, उनसे बोलना कि हमें आधा घंटा चाहिए आपसे बात करने के लिए। हम बताना चाहते हैं कि हम जो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं और हम आपको अपने प्रोडक्ट का सैंपल भेजना चाहते हैं ताकि आप यूज़ करके देखें और अगर आपको पसंद आए तो आप एटलीस्ट अपनी जिनको आप जानते हैं या आपका ब्लॉग है या आपका फेसबुक है या आपका व्हाट्सएप कोई ग्रुप है, राइट, आप उस पे शेयर करें इस चीज़ को। तो वो आई थिंक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टाइम था हमारे लिए जब हमने इनके थ्रू जो है ठीक लोगों में अपनी कहानी पहुंचाई और जब लोगों ने हमारी कहानी सुनी, राइट, और समझी, राइट, और इन लोगों ने जब हमारे प्रोडक्ट ट्राई किए अपने बच्चों पे और उसका एक्सपीरियंस लोगों की तरफ जाहिर किया तो आई थिंक उसकी वजह से जो हमारा अर्ली ब्रांड बिल्ड हुआ वो बहुत ही अच्छे और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पे बिल्ड हुआ। एंड देन ऑफ कोर्स वी नेवर लुक बैक, राइट। आई मीन हम लोगों ने आगे यही प्रिंसिपल्स को यूज़ करके कि कंज्यूमर की सुने, देखें कि कंज्यूमर क्या चाह रहा है, उसी
बेबी प्रोडक्ट कंज्यूमर फाइनली बच्चा तो खरीद नहीं रहा है, खरीद तो मदर्स रही हैं, फादर रहे हैं, और मदर्स जो खरीद रही थी उनको हेयर फॉल की काफ़ी प्रॉब्लम होती थी प्रेगनेंसी के बाद। तो हमने ये देखना, और वो हमारे पे हमारे पास आके उन्होंने बोलना शुरू किया कि यार अगर हम आपका ब्रांड खरीद रहे हैं तो अपने बच्चे के लिए तो अपने लिए भी खुशी से खरीदेंगे, क्योंकि हम विश्वास करते हैं आपके ब्रांड में, है ना? तो पर हमें ये प्रॉब्लम है, इसके लिए कुछ बनाइए। तो हमने समझना शुरू किया कि अच्छा इसके लिए क्या बन सकता है। वहीं पे हमें ये अनियन का आइडिया आया लोगों से बात करके कि लोग घर पे कांदे का जूस बनाते हैं, बट वो इतना कॉम्प्लेक्स होता है और इतना फिर आप 2-2 दिन तक आपके पास नहीं कोई आता बिकॉज़ आपसे स्मेल आती है ना? इसको कैसे दूर करें और अनियन की गुडनेस फिर भी कैसे प्रोवाइड करें। तो हमने उसको अपनी हेयर फॉल रेंज अनियन ऑयल और अनियन शैम्पू के अराउंड बनाई, जिससे कि उन मदर्स को जो है हेयर फॉल रिडक्शन बन सके। बट वो एक बार अच्छा प्रोडक्ट बन गया तो वो सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं, बाकी लोग मेन हु हैड हेयर फॉल इश्यूज या किसी को भी किसी टाइप के हेयर फॉल इश्यूज से वो सबने यूज़ करना शुरू कर दिया। ऐसे ही करके जो है एक एक रेंज और एक एक प्रोडक्ट हम लोग जो है बनाते गए। और हमने ये भी रियलाइज़ किया कि जैसे जैसे हम ग्रो कर रहे थे, हमें अपना मार्केटिंग तो ग्रो करना ही था, विच मीन्स और ज़्यादा लोग आपको जाने, पर उसके साथ साथ आपको अपना फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके कि मतलब है कि और ज़्यादा लोग आपको खरीद पाएँ, वो भी एक्सपैंड करना पड़ता है। तो अगर आप सिर्फ एक जगह थे जैसे अमेज़न, आपको फ्लिपकार्ट, फर्स्ट क्राई, नायका, अपनी वेबसाइट, ये सब पे भी ग्रो करना पड़ता है। और उसके बाद जब आपका ब्रांड इस लेवल पे पहुँच जाता है कि लोग आपको अब ऑफ़लाइन खरीदना चाहते हैं, जो उनकी आस-पास की दुकानें हैं वहाँ पे देख के खरीदना चाहते हैं, तो आपको वहाँ पे भी अपना ब्रांड प्रोवाइड करना पड़ता है। तो आई थिंक हमने इन सब दोनों डायरेक्शंस पे जो है काम किया। तो बस ऐसे ही कंज्यूमर्स की सुनते हुए, नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाते हुए, नई नई-नई जगह पे, नई-नई ज्योग्राफीज़ में लोगों के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स ले जाते हुए, है, और एक बहुत ही हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करते हुए, है, बिकॉज़ हमने बच्चों के बिज़नेस से शुरू किया था, तो हमारे लिए क्वालिटी बहुत पैरानोया था। हम सबसे पहले जो भी प्रोडक्ट आता था, वो अपने ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर यूज़ करते थे, आज भी यूज़ करते हैं, है ना? ये क्वालिटी पैरानोया लगाते हुए, क्योंकि इंडियन कंज्यूमर को वैल्यू चाहिए, उनको चाहिए कि जो चीज़ के लिए वो पैसे दे रहे हैं, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। हमें ये समझ आता है ना? तो ये करते हुए हमने 6 साल में मामाअर्थ को 1000 करोड़ से ऊपर का ब्रांड बना दिया, है ना? और नॉट ओनली दैट, हमने उसके साथ और भी ब्रांड लॉन्च किए, बिकॉज़ हमें ये भी समझ आया कि इंडिया में डिफरेंट टाइप के कंज्यूमर हैं। कुछ कंज्यूमर हैं जिनको नेचुरल प्रोडक्ट चाहिए, कुछ कंज्यूमर हैं जिनको साइंटिफिक प्रोडक्ट चाहिए, कुछ कंज्यूमर हैं जिनको जैसे टेक्सचर कुछ डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट चाहिए। एंड तो इन सबको ध्यान में रखते हुए हमने डर्मा कंपनी, एक्वालॉजिका, आयुगा, कुछ ब्रांड्स हमने खरीदे भी, बी ब्लंट, डॉक्टर शेथ, और इन सबको मिला के जो है एक कंपनी बनाई, जो आज जो है 1500 करोड़ की कंपनी है, प्रॉफिटेबल है लास्ट 3 साल से। एंड और ये थी हमारी होनासा को बनाने की जर्नी। हमारा हमारा विश्वास है कि अगले 10 साल में हम इसको इंडिया की सबसे बड़ी एफएमसीजी ब्यूटी एंड पर्सनल केयर कंपनी बना पाएंगे। एंड और वो बनाने के लिए जो हम करते आए हैं वो तो करते आएंगे ही, और शायद और चीज़ें भी हमें सीखनी पड़ेंगी और करनी पड़ेगी, और जितना हार्डवर्क पास्ट में किया है उससे शायद डबल आगे भी करना पड़ेगा, ये हम जानते हैं और मानते हैं। तो याद रखिए, ये जो हमने कंपनी बनाई जो आज यूनिकॉर्न है, 10,000 करोड़ की वैल्यूएशन रखती है, ये कंपनी शुरू उसी एक कमरे से हुई थी जहां मैं और मेरी वाइफ गज़ल, हम दोनों बैठ के इस प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे थे, एक ड्रिंक पी रहे थे, राइट, और हमने ये डिसीजन लिया था कि हम कल रिज़ाइन करेंगे और इस कंपनी में काम करना शुरू करेंगे। अगर हम वो डिसीजन ना लेते, राइट, तो शायद आज मैं यहाँ ना खड़ा होता और इतनी बड़ी हमने कंपनी ना बनाई होती। तो कहीं पहुँचने के लिए कहीं से निकलना बहुत ज़रूरी है ना? तो आप भी अगर कहीं पहुँचना चाहते हैं तो निकलना शुरू कीजिए। तो ये तो हो गई मामाअर्थ की कहानी, बट आपकी कहानी का क्या? आप कैसे ऐसा बिज़नेस शुरू कर सकते हैं जिससे आप भी छा जाएँ? आई थिंक 3-4 चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहूँगा। पहला, जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि आपको समझ आना चाहिए कि आप किसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, है ना? अपने बिज़नेस के थ्रू, और वो प्रॉब्लम आप जैसे आज सॉल्व हो रही है उससे सिग्निफिकेंटली बेहतर कैसे सॉल्व कर पाएँगे, है ना? ये समझ होना और ये ड्राइव होना बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली, आई थिंक बिज़नेस को बनाने के लिए जो है ना, वो 3 टाइप की कैपिटल लगती है। एक आपकी अपनी टाइम की कैपिटल, दूसरी जो फंड्स आप रेज़ करते हैं उसकी कैपिटल, तीसरा
ह्यूमन कैपिटल, जो कि आपके साथ लोग काम करते हैं। आई थिंक ये तीनों ही बहुत ज़रूरी है। आपके अपने टाइम की कैपिटल, मतलब अगर आप सोच रहे हैं कि मैं 2 घंटा 3 घंटा साइड में रख के एक बड़ा बिज़नेस बना लूँगा, है ना? तो शायद वो बन नहीं पाएगा। आपके टाइम का और इन्वॉल्वमेंट का इस बिज़नेस में सबसे ज़्यादा वैल्यू है। आप उस टाइम को कैसे स्पेंड करते हैं, कैसे प्रायोरिटाइज़ करते हैं, है ना? कि मुझे किस चीज़ पे वो टाइम लगाना है, जहाँ से वो बेस्ट वैल्यू जनरेट होगी उसकी, है ना? उसका बहुत महत्व है। और ये भी रियलाइज़ करना कि वो टाइम आपको बहुत ज़्यादा निकालना पड़ेगा। रेगुलर जॉब वगैरह में जितना टाइम लगाते हैं, उससे सिग्निफिकेंटली ज़्यादा निकालना पड़ेगा, बिकॉज़ आपको शायद 2 या 3 लोगों का काम करना पड़ सकता है। तो ये तो हो गई आपकी कैपिटल की बारी। सेकंड आती है जो कैपिटल मनी रिक्वायर्ड होता है काम करने के लिए। नाउ द गुड थिंग इज़ एंड कि हम लोग बात तो करते हैं बड़े-बड़े फंड रेज़ेस की, बट जैसे कि हर चीज़ छोटी शुरू होती है, आप थोड़े से बजट से, थोड़े से रिसोर्सेज़ से भी काम को शुरू कर सकते हैं। देखिए, कोई भी बिज़नेस में फंड या कैपिटल अट्रैक्ट करने के लिए, वो चाहे आपको बैंक ही दे, आपको दिखाना पड़ता है कि आपका बिज़नेस वैल्यूएबल है, आपका बिज़नेस चल रहा है, उसमें कैश जनरेट हो रहा है, लोग आपका प्रोडक्ट पसंद कर रहे हैं, है ना? आपने सुना होगा आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके गाँव में, आपके शहर में एक वो मिठाई वाला होगा, कोई पान वाला होगा जो 50 साल से अपनी एक शॉप चला रहे हैं और उन्होंने इतना अच्छा प्रोडक्ट बना लिया कि लोग दूर-दूर से उनकी मिठाई खरीदने आते हैं, करोड़ों कमाते हैं वो लोग, है ना? हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो लोग ऐसे मिठाई स्टोर से ही जो है 700-800 करोड़ के बिज़नेसेस बना के बैठे हुए हैं, है ना? इन लोगों ने किसी कैपिटल नहीं रेज़ किया बाहर से, है ना? इनफैक्ट अदर टाइम लोन भी नहीं लिया, है ना? अपने बिज़नेस की जनरेटेड कैपिटल से ही इन्होंने जो है बिज़नेस बनाया है ना? तो थोड़े से भी शुरू करके अगर आप प्रोडक्ट पे ध्यान दें और आपका प्रोडक्ट आपकी कहानी इतनी बेहतर सुनाए, है ना? कि लोग दूर-दूर से जो है उस प्रोडक्ट को लेने आएँ, है ना? तो आपको ज़रा-सी कैपिटल से भी बड़ा बिज़नेस बनाया जा सकता है। बट अगर आपको कैपिटल रेज़ करना है तो मल्टीपल तरीके होते हैं उसको रेज़ करने के लिए। आप बैंक से रेज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमने जब शुरू किया था तो अपनी सेविंग से शुरू किया था, बट उसके बाद सबसे पहला राउंड जो हमने रेज़ किया वो हमने फ्रेंड्स एंड फैमिली से रेज़ किया था, बिकॉज़ आपके ऊपर शुरू में जो लोग विश्वास करते हैं, वो लोग वो होते हैं जो आपको जानते हैं, जो वो मानते हैं कि यार आप एक हार्ड वर्किंग पर्सन हैं और क्योंकि मैं आपको जानता हूँ और क्योंकि मैं आपको मानता हूँ, आपको मैं इसलिए अपने पैसे से इन्वेस्ट करना चाहूँगा आपकी कंपनी में। तो मेरे जो पहले कलीग्स थे जिनके साथ मैंने नौकरी की थी, जिनको मैंने रिपोर्ट किया था, मेरे बॉसेस थे, उनसे मैंने पैसे रेज़ किए। मुझे अभी भी याद है, एक बार तो एक मेरे एक्स बॉस थे, उनके पास टाइम ही नहीं था, तो बॉम्बे में रहते थे वो, है ना? तो मैंने उनसे पूछा, आप सुबह क्या कर रहे हैं 6 बजे 7 बजे? तो उन्होंने कहा मैं दौड़ने जाता हूँ, है ना? तो मैंने कहा ठीक है, मैं भी आऊँगा आपके साथ दौड़ने, है ना? दौड़ते-दौड़ते आपको जो है सारी चीज़ समझाऊँगा, है ना? और उसके लिए आपको अगर समझ आएगी तो मेरे को आप इन्वेस्ट कीजिएगा मेरी कंपनी में। तो 1 घंटा दौड़ा मैं उनके साथ, जिसको कहते हैं ना पसीना बहाना, है ना? बाय द एंड ऑफ इट, मतलब जितने पसीने बह सकते थे बह चुके थे, राइट? और पर इन द एंड ऑफ दैट रन ही सेड कि यार देख, मतलब मुझे नहीं पता कि तू क्या बनाएगा, कैसे बनाएगा, बट द फैक्ट कि तू आज 1 घंटा दौड़ गया समझाने के लिए और ये इन्वेस्टमेंट रेज़ करने के लिए, मुझे बताता है कि तू मेहनत बहुत करेगा, है ना? और अगर तू मेहनत करेगा तो कुछ ना कुछ तो बढ़िया बन ही जाएगा। तो आई थिंक वो चीज़ आपको दिखानी पड़ती है अपने इन्वेस्टर्स को कि आप कुछ करने के लिए जुझारू हैं, तैयार हैं, है ना? और वो पैसा से हम लोगों ने अर्ली प्रोडक्ट मार्केट फिट दिखा दिया, राइट? अपने पैसे से हमने प्रोडक्ट बना लिया, बेसिक्स दिखा दिए कि यार देखो ऐसा दिखता है, ऐसा प्रोडक्ट है, हम ये कर पाए हैं, राइट? जिसकी वजह से हम ये रेज़ कर पाए, इसकी वजह से हम लोग जो है पहले सेल्स कर पाए, थोड़ी-सी मार्केटिंग कर पाए, जिसकी वजह से हम अपनी सेल्स को जो है ऑलमोस्ट 6 महीने में 25 लाख रुपए महीने पे ले गए, राइट? ऑनलाइन बिज़नेस करते हुए ही, राइट? अब वो देख के जो है हम और बड़े इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करा पाए। और ऐसे ही हर साल हमने अपनी परफॉर्मेंस के बेस पे जो है लोगों को अट्रैक्ट किया है ना? वो कहते हैं ना आमिर खान 3 इडियट्स में कि भैया ब्रिलियंस चेंज करो, सक्सेस अपने आप झक मार के पीछे आएगी, है ना? तो बिज़नेस में भी आप बिज़नेस के रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी चेज़ करो, है ना? एक अमेजिंग प्रोडक्ट चेज़ करो, है ना? फंडिंग झक मार के पीछे आएगी, लोग ढूँढेंगे आपको अपना पैसा देने के लिए कि भैया ले ले, है ना? अगर आप ठीक चीज़ पे फोकस करोगे तो। आई थिंक दैट्स वेयर द सेकंड बिग एडवाइस ऑन कैपिटल इज़, एंड थर्ड इज़ ह्यूमन कैपिटल। देखिए, कंपनियाँ लोग बनाते हैं, अगर आपके साथ अच्छे लोग जुड़े हों, है ना? तो आप एक अच्छी कंपनी बना सकते हैं और आपको उनको पिच करना पड़ेगा। मेरे केस में ऐसा भी हुआ है जब मुझे पेरेंट्स से बात करनी पड़ी है लोगों वाली
टाइम में कि यार हम अच्छे लोग हैं, हम ये कंपनी बना लेंगे, आप टेंशन ना करें, आपकी बेटी अच्छा काम करेगी यहाँ पे और अच्छे से जो है हम रखेंगे, सैलरी भी टाइम पे आएगी, टेंशन ना लें, है ना? कभी नहीं आएगी टाइम पे तो मैं आपको फ़ोन करके बताऊँगा कि क्यों नहीं आई, है ना? पर हम लोग ऑनेस्ट लोग हैं और हम लोग ये बना पाएँगे, है ना? आपको वो भी पिच करना पड़ता है अच्छे लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए, है ना? और वो बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ अच्छे लोगों से घिरे होंगे, है ना? तभी अच्छा बिज़नेस बना पाएँगे और हायर कीजिए ताकि लोग जो हैं, है ना? वो आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेके राइट आपको और ज़्यादा टाइम दे सकें और चीज़ों पे काम करने के लिए, है ना? तो ऐसे करके अपने ऑर्गेनाइज़ेशन के बारे में सोचिए कि कौन-कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पे अब आप लोग जिनको एक्सपीरियंस है, एक्सपर्ट है, उनको लाके उनसे वो काम करा सकें ताकि आप टाइम निकाल के और चीज़ें कर सकें, है ना? तो आई थिंक ये 3 बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। और एक अगर मैं और बड़ी टिप आपको देना चाहूँगा, तो ये देना चाहूँगा अगर आप मिडल क्लास से हैं, लोअर मिडल क्लास से हैं, तो इसको वरदान माने, है ना? आपको जो वैल्यू सिस्टम और आपको जो चीज़ों से गुज़रना पड़ रहा है, ये आपको आपका बिज़नेस बनाने में, उसको मैनेज करने में बहुत हेल्प करेगा, है ना? ये टाइम अब प्रॉफ़िटेबल बिज़नेसेस बनाने का है ना? और मिडल क्लास से बेटर कोई नहीं जानता कि प्रॉफ़िटेबल चीज़ें कैसे बनाते हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी मानता हूँ कि बिज़नेस को चलाने के लिए या ज़िंदगी को चलाने के लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। और जैसे कि बचपन से ही आपको जितनी भी चीज़ें सिखाई गई हैं, चाहे आपके दादी ने सिखाई हों, चाहे आपके पेरेंट्स ने सिखाई हों, चाहे हमारे जो हम रिलिजन के चीज़ें पढ़ते हैं, वो सब कहानियों से सिखाया गया है। एंड एज़ ह्यूमन्स हम लोग कहानियों से ही प्रेरित होते हैं, कहानियों से ही सीखते हैं। एंड जोश टॉक्स एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, जो आपको लोगों की कहानियाँ सुना के इंस्पायर करता है और सिखाता है नई-नई चीज़ें और इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है ताकि आप अपनी कहानी बना पाएँ, है ना? तो दिस इज़ टू योर स्टोरी। क्योंकि आप जोश टॉक्स देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और वो सारे स्किल्स सीखना चाहते हैं जिनसे आप अपने सपने पूरे कर सकें। और आपके इन्हीं सपनों को पूरा करने में मदद करता है जोश टॉक्स का इंग्लिश स्पीकिंग ऐप, जिसमें हम आपकी मदद करते हैं उन सारे स्किल्स को सीखने में जिनसे आप बाकियों से आगे बढ़ सकते हैं। चाहे इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंस और फ्लुएंसी की कमी हो या पर्सनालिटी डेवलप करने में परेशानी हो रही है, इस सब के लिए आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन हम देना चाहते हैं और इसका नाम है जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। तो इंतजार किस बात का है? आज ही डाउनलोड कीजिए जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप और अपनी सक्सेस की तरफ एक नया कदम बढ़ाइए। क्लिक द लिंक नाउ।